दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के तीसरे समन के बावजूद पेश नहीं हुए थे और उसके बाद ईडी ने उन्हें चौथा समन भेजने की भी तैयारी की है, ऐसी खबर है। इस बीच आम आदमी पार्टी दिल्ली में मैं भी केजरीवाल नाम से एक अभियान भी चला रही है। मैं भी केजरीवाल, दिल्ली में आम आदमी पार्टी का ये अभियान बीते 1 महीने से जारी है। आपको आशंका है कि केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है। केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाले में ईडी के तीसरे नोटिस के बाद भी पेश नहीं हुए। ऐसे में लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले आपकी कोशिश केजरीवाल के नाम पर लोगों को एकजुट करने की है। आज ये बाबरपुर विधानसभा के अंदर 233 सुभाष मोहल्ले वार्ड में जनसंवाद का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें यहाँ के लोगों से हमने इस बात के लिए चर्चा की है और इस बात को पूछा है कि अरविंद केजरीवाल को अगर गिरफ्तार किया जाता है, जिस तरह से षड्यंत्र हो रहा है, तो इस वार्ड के लोग क्या सोचते हैं। यहाँ के लोगों ने एक स्वर में कहा हम अरविंद केजरीवाल के साथ हैं। इसके षड्यंत्र के तहत, दुश्मनी के तहत व्यवहार करके इस तरह का सारा जो है नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये गुस्सा लोगों में है और वो लोग आकर के जनसंवाद में व्यक्त कर रहे हैं। केजरीवाल सरकार अपने इस अभियान से अपने अब तक के कामों पर लोगों की राय भी जानने की कोशिश कर रही है। राजनीति से प्रेरित हैं, बार बार बनते रहें, वही बने रहें, क्योंकि वो काम अच्छा कर रहे हैं। काम अच्छा जो करेगा वो लोगों तक जो है वो पहुंचा रहे हैं। भाजपा राजनीति आरोप इतने सही नहीं है इनके, बोलने वाले मंत्री इनके खिलाफ इसलिए जेल में। वो तो आप काम से खुश हैं अरविंद केजरीवाल? हम काम से बेहतर, बहुत बढ़िया खुश हैं। उधर बीजेपी का कहना है कि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल जानबूझकर ईडी की मदद नहीं कर रहे हैं। शराब घोटाला केस में दिल्ली में आपके 2 बड़े नेता, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहले ही गिरफ्तार हैं। बीजेपी का कहना है कि अब उनकी गिरफ्तारी के डर से केजरीवाल जनता के सामने विक्टिम कार्ड खेलकर हमदर्दी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली से अश्विनी कुमार सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन में क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी भी साथ आ पाएगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस के नवनियुक्त यूपी प्रभारी अविनाश पांडे बीएसपी को गठबंधन में लाने के सवाल पर कहते हैं कि हम बीएसपी के संपर्क में हैं। और कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीएसपी के सवाल पर कहा था कि अगर बीएसपी गठबंधन में आती है तो चुनाव बाद उसकी गारंटी कौन देगा। अखिलेश यादव के बयान के बाद मायावती ने आज सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट लिखा कि अखिलेश अपने गिरबान में झांक कर देखें। इससे पहले दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में रामगोपाल यादव ने बीएसपी को इंडिया में लाने को लेकर सीधे तौर पर विरोध किया था, जबकि कांग्रेस चाहती है कि बीएसपी भी इंडिया गठबंधन में शामिल हो, लेकिन सपा और बसपा नेताओं के बयान इसमें बाधा डाल रहे हैं। सुनाते हैं आपको कि अखिलेश यादव ने पहले कहा क्या। देखिए, मैंने कहा है कि सपा को अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए। उस पर कोई चर्चा इसलिए नहीं करनी चाहिए कि आने वाले समय में गठबंधन होने जा रहा है और गठबंधन होकर के बीजेपी का मुकाबला करने जा रहे हैं। और बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने अखिलेश यादव के तंज का जवाब दिया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि वो अपनी सरकार की खास करके दलित विरोधी रही आदतों, नीतियों एवं कार्यशैली आदि से मजबूर होकर सपा प्रमुख द्वारा बीएसपी पर अनर्गल तंज कसने से पहले उन्हें अपने गिरबान में झांक कर जरूर देख लेना चाहिए कि उनका दामन भाजपा को बढ़ाने व उनसे मेलजोल के मामले में कितना दागदार है। साथ ही तत्कालीन सपा प्रमुख द्वारा भाजपा को संसदीय चुनाव जीतने से पहले व उपरांत आशीर्वाद दिए जाने को कौन भुला सकता है, और फिर भाजपा सरकार बनने पर उनके नेतृत्व से सपा नेतृत्व को मिलना जुलना जनता कैसे भुला सकती है। ऐसे में सपा सांप्रदायिक ताकतों से लड़े तो यह उचित होगा। इस बीच अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले 15 जनवरी को उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेता अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करेंगे। लखनऊ में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे के साथ प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक बैठक में ये फैसला लिया गया है। और इस बारे में और बता रहे हैं हमारे सहयोगी रणवीर सिंह।
22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और इस कार्यक्रम के लिए सत्ता पक्ष से भी और विपक्ष के भी तमाम लोगों को न्योता भेजा जा रहा है। इस बीच में विपक्ष के कई ऐसे नेता हैं जिनसे न्योता मिलने का जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी के न्योते का इंतजार नहीं कर रहे हैं, उन्हें जब भगवान राम बुलाएंगे तब अयोध्या जाएंगे। और ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को टक्कर देने के लिए एक बड़ी घोषणा की है। बड़ी घोषणा ये कि 15 जनवरी को कांग्रेस के तमाम नेता अयोध्या जाएंगे और भगवान रामलला का और हनुमानगढ़ी में हनुमान जी का दर्शन करेंगे। कांग्रेस की यूपी में एक यात्रा निकली थी और इस यात्रा के जब समापन हुआ तो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और यूपी के प्रभारी अविनाश पांडे ने एक बैठक की और इस बैठक में फैसला हुआ कि बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी है कि 22 तारीख के नाम पर वो तमाम विपक्षी नेताओं को घेरें, ऐसे में उसका जवाब देने के लिए अब कांग्रेस ने तय किया है कि 15 जनवरी को जब उत्तरायण होगा उस दिन कांग्रेस के तमाम नेता, जिसमें अविनाश पांडे भी शामिल होंगे और अजय राय भी, वो अयोध्या जाएंगे। कार्यकर्ता भी होंगे और भगवान राम का दर्शन करके वो ये बताने की कोशिश करेंगे कि उन्हें भगवान राम ने बुलाया है और 22 तारीख के न्योते का उन्हें इंतजार नहीं है। अजय राय जो साफ कहते हैं कि मैं बनारस का रहने वाला हूं, मैं हर हर महादेव और जय श्री राम भी बोलता हूं और मुझे किसी न्योते का इंतज़ार नहीं है। उन्होंने घोषणा कर दी है कि उत्तरायण जैसे ही लगेगा, जैसे ही सुबह 9:15 बजे नक्षत्र उत्तरायण होगा, उसके साथ ही कांग्रेस के तमाम नेता लखनऊ से निकलेंगे, गाड़ियों का काफिला होगा और सबसे पहले अयोध्या में सरयू में स्नान करेंगे और स्नान करने के बाद पहले हनुमानगढ़ी और फिर रामलला का दर्शन करके वो लोगों को ये संदेश देने की कोशिश करेंगे कि भगवान राम भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं, भगवान राम सबके हैं। और इसलिए विपक्ष के जो तमाम नेता हैं ये अब भारतीय जनता पार्टी को उन्हीं की पिच पर जा करके जवाब देने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ एनडीटीवी के लिए रणवीर, लखनऊ। मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों से प्रेरणा लेकर हरियाणा सरकार भी अपने किसानों को विदेश भेज रही है ताकि वो खेती के उनके तरीके सीखकर अपनी आमदनी बढ़ा सकें। इसी मकसद से यहाँ के कई किसानों को अब वियतनाम भेजने का इरादा है, जहाँ ये ड्रैगन फ्रूट उगाने में महारत हासिल करेंगे। लोकसभा चुनावों से पहले हरियाणा सरकार किसानों के लिए नए मौके तलाश करने की कोशिश कर रही है। राज्य से किसानों को वियतनाम भेजने की योजना है ताकि वो ड्रैगन फ्रूट उत्पादन के बारे में सीख सकें, जो फिलहाल भारत में आयात होता है और बेहद महंगे दामों पर बिकता है। कि प्रगतिशील किसानों से जो बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि वियतनाम में ट्रेनिंग पर बहुत से किसान जाना चाहते हैं। तुरंत हमने विभाग को निर्देश दिए कि उनको कोई ना कोई सब्सिडी दी जाए और प्रगतिशील किसानों के लिए, और प्रगति यानी किसान कल्याण विभाग इसकी योजना बना रहा है। बहुत जल्दी इसको भी इसकी घोषणा कर दी जाएगी। भारत में ऐसे बहुत कम किसान हैं जो ड्रैगन फ्रूट उगाते हैं। साल 2019 से कुलदीप सिंह करनाल जिले में इसकी खेती कर रहे हैं और उनका मानना है कि किसान अगर ये फल उगाने लगे तो उसमें उनका काफी फायदा होगा। हमारा जो प्रोडक्शन आया था अभी 16.5 टन प्रोडक्शन आया था, यानी 16,500 किलो हमारा प्रोडक्शन निकला था ड्रैगन फ्रूट का। ये फार्मिंग किसानों के लिए बेहतर फार्मिंग है, गेहूं धान से काफी बेहतर है और इसमें किसानों की आय भी नो डाउट 4 से 5 गुना बढ़ जाएगी अगर वो पारंपरिक खेती करते हैं। किसानों को वियतनाम भेजकर कृषि में ट्रेनिंग देने की प्रस्तावित सरकारी पहल से धान और गेहूं उगाने वाले सुखदेव सिंह जैसे किसानों को भी प्रेरणा मिली है। जो ड्रैगन फ्रूट की खेती है इसमें एक अच्छा प्रॉफिट भी है। अगर किसान को बिल्कुल गाइडलाइन के हिसाब से इसको करे तो उसमें एक छोटा किसान भी एक अच्छा मार्जिन कमा सकता है और सरकार का ये बहुत सराहनीय कदम है। अगर सरकार किसानों को भेज रही है तो मैं भी इसमें जाना चाहूँगा ताकि हम भी अपनी इनकम जो सरकार कहती है कि डबल, हम भी उसको डबल ट्रिपल कर सकें। वैसे हरियाणा क्यों बढ़ावा दे रहा है ड्रैगन फ्रूट को? जुलाई 2022 तक हरियाणा में 170 हेक्टेयर यानी करीब 425 एकड़ जमीन पर विदेशी फल उग रहे हैं, जिनका वार्षिक उत्पादन करीब 3080 टन है। इसमें कीवी और पैशन फ्रूट जैसे फल शामिल हैं। फिलहाल ड्रैगन फ्रूट की खेती 40 से 50 एकड़ में होती है। खेती की जमीन सिमटती जा रही है जबकि किसानों की आमदनी स्थिर रही है। किसानों को धान गेहूं के चक्र से निकालकर भूजल का स्तर बढ़ाने और फसलों में विविधता लाने की कोशिश की जा रही है।
एक ऐसे समय जब सुप्रीम कोर्ट तक ने सरकार से कह दिया है कि पंजाब जैसे राज्यों से धान की फसल घटाई जाए ताकि पराली जलाने पर लगाम लगे, हरियाणा के किसानों को विदेश भेजकर ड्रैगन फ्रूट जैसे फल उगाने की ट्रेनिंग दिलवाने से न सिर्फ प्रदूषण से राहत मिलेगी बल्कि किसानों की आमदनी में भी इजाफा होगा। करनाल में अनीता सिंह के साथ चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। तो ये है हरियाणा सरकार की एक दिलचस्प पहल। और अब बात करते हैं मौसम की। पूरे उत्तर भारत में इस वक्त कई इलाकों में कड़ाके की ठंड है। पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर भारत में तो सर्दी अपना कहर ढा रही है। मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में सर्दी के साथ साथ बारिश का भी अनुमान जाहिर किया है। ऐसे में अगले 2 दिन ठंड के और अधिक बढ़ने के आसार हैं। मैदानी इलाकों में सर्दी के साथ पहाड़ी इलाकों में सर्दी का सितम चल रहा है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख में पारा -21 डिग्रीज पहुंच गया है, -21। इन इलाकों में झील, झरनों से लेकर नदियां सब कुछ जम गई हैं। और ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, सिंधु नदी के पास का जो इलाका है वो पूरा जमा हुआ है। लद्दाख की है ये तस्वीर। सिर्फ कड़ाके की ठंड बताना काफ़ी नहीं है जब यहाँ तापमान मिनिमम -17 से -21 हो और कभी -25 भी होता है। और आपको मैं दिखाऊं तो विशाल एक दरिया इंडस सिंधु दरिया जो है इस तरह जम जाए और इस आपको लगे बर्फ है, बर्फ नहीं, इसके नीचे दरिया बह रहा है और जो इसकी ऊपर वाली तह है दरिया की सरफेस है पूरी जम चुकी है। ये है इंडस, हम इंडस रिवर पे हैं और यहाँ पूरी तरह ये जम चुका है। और इस हालात में यहाँ लोग रह रहे हैं जब हर एक वाटर बॉडी हो या दरिया हो, इस तरह का बड़ा दरिया ये जम चुका है। लेकिन इसमें चाहे सेना के लोग हैं वो यहाँ डिप्लॉयड हैं, जो मुल्क के गर्म इलाकों से आते हैं यहाँ डिप्लॉय होते हैं, या ये लोग बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ये इस मौसम में भी यहाँ काम करते हैं। और दिन में भी इस वक्त जो तापमान है -8 डिग्री है, लेकिन ये काम कर रहे हैं और ताकि ये सड़क जो है खुली रहे और बेहतर से बेहतर बने। भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट राजपुताना राइफल्स देश के अलावा दुनिया में भी काफ़ी नाम कमा चुकी है। इस पलटन के इतिहास पे जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव रंजन। नमस्कार। आज बात उस पलटन की जो करीब 250 साल पुरानी है। शानदार रुबीले मूछें इसकी पहचान है, उफान लेता जोश और जिनके अंदर होता है मौत से खेलने का जज्बा। ये है राजपुताना राइफल्स के जाबाज जो इस बार गणतंत्र दिवस परेड में अपने जोशीले अंदाज में दिखेंगे। इनके योद्धाओं ने हर युद्ध में वीरता के झंडे गाड़े हैं। यह भारतीय सेना की सबसे पुरानी राइफल रेजिमेंट है। इनका आदर्श वाक्य है, वीर भोग्या वसुंधरा, यानी वीर ही इस धरती का भोग कर सकता है जो इसकी रक्षा करने में सक्षम है। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में इस रेजिमेंट के जवानों ने अदम्य साहस का परिचय दिया। इस रेजिमेंट के जवानों ने फ्रांस, इजिप्ट, इराक, ईरान और पूर्वी अफ्रीका में बहादुरी के झंडे गाड़े हैं। दोनों विश्व युद्ध में इस रेजिमेंट के करीब 30,000 जवान शहीद हुए हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इस रेजिमेंट को 37 बैटल ऑनर मिले हैं, जो उस वक्त किसी भी रेजिमेंट की ओर से हासिल किए गए सबसे ज्यादा वीरता के सम्मान हैं। वीरता के लिए 6 को विक्टोरिया क्रॉस से नवाजा गया। भारतीय पलटन में पहला विक्टोरिया क्रॉस भी राजपुताना राइफल्स को ही मिला। आजादी के बाद हुई सारी जंगों में इस रेजिमेंट ने हिस्सा लिया, तो पाकिस्तान के खिलाफ इस रेजिमेंट के जवानों ने तो शौर्य का इतिहास ही रच डाला। 1971 की जंग में पूर्वी पाकिस्तान में दुश्मन के हथियार डिपो पर कब्जा करके युद्ध का पासा ही पलट दिया। वहीं 1999 के करगिल जंग में पहली जीत का सेहरा राजपुताना राइफल्स के सर बंधा। अपनी वीरता से इन्होंने तोलोलुंग की पहाड़ियों पर पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार भगाया और वहां तिरंगा फहराया। इनमें ज्यादातर जवान राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों से आते हैं, जिनके लिए इज्जत और इकबाल बहुत मायने रखता है। इनका रेजिमेंटल सेंटर दिल्ली में है।
जहां इनको लड़ने के तमाम गुर सिखाए जाते हैं। इनमें राजपूत, जाट, आहिर और मुस्लिम लोग होते हैं। यहीं से वो देशभक्त और पेशेवर सेना का हिस्सा बनते हैं। इनका युद्ध घोष है राजा रामचंद्र की जय। जब इस युद्ध घोष के साथ राजपूताना राइफल्स के जवान आगे बढ़ते हैं तो बड़े बड़े दुश्मन हिम्मत हार जाते हैं। सेना के दूसरे क्षेत्रों में भी राजपूताना राइफल्स ने कई उपलब्धियों का सेहरा दिया है। नीरज चोपड़ा जैसे ओलंपिक चैंपियन राजपूताना राइफल्स का ही हिस्सा हैं।